रणवीर स्मृति नाट्य उत्सव का प्रारंभ आज 1 दिसंबर 2024 से होने जा रहा है। क्योंकि जो लोग इप्टा और जो लोग जयपुर और राजस्थान के रंगमंच को जानते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि रणवीर सिंह इस रंगमंच के लिए एक वट वृक्ष की तरह थे। उनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे जैसे एक उनके छात्र के लिए संभव नहीं है। सबसे पहले आज जो हम फेस्टिवल चालू करने जा रहे हैं, उसके लिए रणवीर सर की जो तस्वीर है वहां पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण हेतु आज के चीफ गेस्ट प्रोफेसर रवि चतुर्वेदी जी, आदरणीय रवि चतुर्वेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूं। राघवेंद्र रावत जी को मैं आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर घनश्याम बेनीवाल, आप सभी आइए। चलो तो और जयपुर रंगमंच और खास करके भारत के रंगमंच में जिस केवल एक व्यक्ति के पास जिसका एकाधिकार हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने उनके साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया, सबसे ज्यादा काम किया, उनके साथ हर तरीके से हर जगह नाटकों में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आदरणीय प्रोफेसर रवि चतुर्वेदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि रणवीर सर के बारे में 2 शब्द आप कहेंगे। ये वाली लाइट है ना, इसको तुम डिम कर दो। हाँ, ठीक। धन्यवाद संजय, धन्यवाद शिव। रणवीर सिंह जी की अनुपस्थिति में नाटक देखना मेरे लिए मेरा थोड़ा सा टॉर्चर है, क्योंकि अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर थिएटर उनके साथ देखा है और एक्सपीरियंस किया है और उस पर बहुत डिस्कशन किए हैं। और ये आज का सिलसिला नहीं है, ये वर्तमान में नहीं है, ये सिलसिला हमारा 1960 से 60 के दशक में अंत से शुरू हुआ था। और उनसे ये डिस्कशन करने के बाद ही मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंचा था। लौटने के बाद लगातार उनसे बहुत चर्चाएं हुई थी और मिलकर के बहुत सारे थिएटर के उन पक्षों पर हमारी बातचीत होती थी जिन पक्षों को जनरली जयपुर थिएटर में नेग्लेक्ट कर दिया गया था, खासतौर से उसके बौद्धिक पक्ष को। रणवीर सिंह जी से मेरा जुड़ाव तकरीबन 60s के एंड में हुआ था, लेकिन 70s में मैंने जब थिएटर पढ़ना शुरू किया, मैंने थिएटर करना शुरू नहीं किया था। तकरीबन पढ़ने के 10 साल बाद मैंने पहला प्ले अपना डायरेक्ट किया था, वो भी कहीं गाँव में जा कर के ये देखने के लिए कि मैं थिएटर डायरेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैंने खुद को अपने आप को टेस्ट किया, तब जा कर के मैं करने, लेकिन तब तक मैंने पढ़ा था अच्छा खासा पढ़ाई करके, बल्कि एनएसडी से लौटने के बाद भी मैंने थिएटर नहीं किया। थिएटर
वो भी मैंने पहले ट्राई किया कि मैं जो NSD में पढ़ के आया हूँ वो कोई वर्थ वाइल है कि नहीं है। मेरी मुलाकात रणवीर सिंह जी से जो भली भांति हुई थी, जिसको हम थिएटर वाली मुलाकात कहते हैं, वो मुझे NSD से आने के बाद ही हुई थी एक करके। वो मॉरिशस से आए थे, कल्चरल एडवाइज़र बन करके गए थे वहाँ पर सरकार के, तो वो वहाँ से आए थे और आकर के उन्होंने सबसे पहले NSD में यही कहा कि जो राजस्थान के लड़के हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद लौट करके ज़्यादातर उनसे मेरी बातचीत थिएटर को लेकर के, थिएटर के बौद्धिक पक्ष को लेकर के होती थी खूब, और जम करके होती थी, और हमारे बीच में अच्छे खासे मतभेद भी थे थिएटर को लेकर के, उसके वैचारिक पक्ष को लेकर, बौद्धिक पक्ष को लेकर, और शायद हम लोग दूसरे को इसीलिए सम्मान भी करते थे क्योंकि उनके क्रिटिसिज्म में कोई कमी नहीं होती थी। और मैं भी उनसे यहाँ तक कि एक बार ये बहस चली थी कि उन्होंने मुझे सामने प्रश्न किया, क्या कोई लेफ्टिस्ट ब्लॉकिंग होती है या राइटिस्ट ब्लॉकिंग जैसी कोई चीज़ होती है, और मैं उसको उन पर भिड़ गया था कि हाँ होती है। मेरे अपने लॉजिक थे, उनके अपने लॉजिक थे। तो ये जो लॉजिक बेस्ड जो बातचीत होती थी हमेशा रणवीर सिंह जी के साथ होती थी, और किसी के साथ ये बातचीत जयपुर थिएटर में हुई ही नहीं, इतनी गहराई से ये बात कभी नहीं हुई। जैसे मुझे मालूम है कि एक प्ले हमने किया था, नरेंद्र गुप्ता ने डायरेक्ट किया था, ड्यूरेनमेट का जर्मन स्विस प्ले था, डेंजरस गेम, उसका हिंदी रूपांतरण था अभिमुक्त। करीब 30 साल बाद कोविड के दौरान मैं उस प्ले राइटर को पढ़ रहा था, रिसर्च की आदत पड़ी हुई थी, पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि वो ड्यूरेनमेट स्विट्जरलैंड में एक क्लब चला देते, वो बर्टोल्ट ब्रेक्ट का फैंस क्लब था, और वो कम्युनिस्ट थे। तो वो मैंने ऐसे फेसबुक पे ऐसे नोट डाल दिया कि हमें आज पता चला कि हम जो नाटक कर रहे हैं 30 साल से, उसका राइटर कम्युनिस्ट था। यह हमें नहीं पता था कि उसका राइटिस्ट कम्युनिस्ट था, और ये नाटक का रिजल्ट ऐसा क्यों निकला। इस बात को लेकर के मेरे साथी बहुत नाराज हुए। रणवीर सिंह जी ने ये कह दिए, ये लिख दिया कि रवि यही तो जयपुर थिएटर की समस्या है कि लोग नाटक करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, जबकि नाटक करने से ज़्यादा पढ़ने की चीज़ है। नाटक साहित्य पहले है और आर्ट बाद में है। पहले वो लिखा जाता है, उसके बाद आर्ट के रूप में उसका पुनर्जन्म होता है, जो डायरेक्टर करता है। लोग पहले वाले जन्म को भूल जाते हैं और वो साहित्य के तौर पर उसको नहीं पढ़ते हैं। तो उस बात पर लेकर के बहुत घमासान हुआ, और उस घमासान का परिणाम ये हुआ अंत में कि वो नाटक बंद ही हो गया दोबारा से। अब हालांकि अच्छा नाटक था, करना चाहते थे, लेकिन जब इतने वैचारिक मतभेद हो जाए तो फिर नाटक में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की बहस सिर्फ उन्हीं से होती थी, और वो पूरी मतलब हिंदुस्तान में रणवीर सिंह जी ने जितने अपने दोस्त बनाए थे, प्रशंसक बनाए थे, उतने ही दुश्मन भी बनाए थे, उतने ही दुश्मन थे। मैं आज पूरे ठोक कर के कहता हूँ कि उनके दुश्मनों से मैं भी जूझा हूँ, और एक लेवल पर मेरे को भी उनके साथ बहुत ज़्यादा ये था कि मुझे मेरे मतभेद थे, लेकिन मेरे मतभेद होते हुए भी उनसे ये था कि सीखने को उनसे बहुत मिलता था। दुनिया का कोई ऐसा राइटर नहीं होता था जिसके बारे में उनको नहीं मालूम था, या अगर उनको कोई समस्या होती थी कि रवि तुम्हारे पास, तुम इस राइटर के बारे में जानते हो क्या, तुम्हारे पास कोई उसका प्ले है क्या, और वो प्ले मेरे पास निकल आता था तो उनको दे पाता। तो हमारा जो सहयोग था रणवीर सिंह जी के साथ, वो थिएटर के दोनों पक्षों को लेकर के था। हमने यहाँ पर 2003 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर थिएटर रिसर्च की, जो इससे पहले सिर्फ यूरो अमेरिकन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन था,
कभी अफ्रीका में या एशिया में नहीं आया था, और मैं जाकर के उसको बिना किसी सोर्सेज के और उसको ये कराया कि हम जयपुर में करेंगे। और मैंने रणवीर सिंह जी से आते ही कहा कि मैं ये सुपारी ले आया हूँ, अब ये कॉन्फ्रेंस हमको करनी है, ये बड़ी कॉन्फ्रेंस है बड़ी। अब वो बहुत खुश हुए कि हम करेंगे, नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं है, हम करेंगे। हम इस तरीके के बौद्धिक समागम को हम छोड़ेंगे नहीं। 7 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। 7 दिन की कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के करीब 150 क्रिटिक्स और राइटर्स आए थे, और हमने 7 दिन तक बहुत सारी चीज़ें, एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी इन थिएटर पर डिस्कशंस किए, किताब छापी उसकी। तो ये जब मैंने और लोगों को बताया तो उन्होंने कहा 7 दिन में हम क्या डिस्कशन करेंगे, कितना डिस्कशन करेंगे 7 दिन में। और हमें लग रहा था 7 दिन कम है, इसको 6-7 दिन और पढ़ना चाहिए। वो इतना डिस्कशन हुआ कि अच्छी खासी एक 500 पेज की किताब छपी। करीब 150 पेपर्स में से हमने 35 पेपर छांट करके किताब छापी हुई। तो उनके साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। आज मुझे, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि उनके बारे में बोलना जब शुरू होता हूँ तो बहुत कम पड़ जाती हैं चीज़ें, बोले चले जाओ, वो भी बोले चले जाते थे, और उनके साथ साथ मेरी भी घंटों की सीटिंग हो जाती थी, ये ज़्यादा नहीं। लेकिन मुझे ये महसूस होता है खालीपन कि हम थिएटर के बौद्धिक पक्ष पे बात नहीं करते हैं। थिएटर हमने सोचा कि एक नाटक है, राइटर ने लिख दिया है, उसमें कुछ करैक्टर हैं, कुछ जो है एक थीम है, फिर उसका एक क्लाइमेक्स बना दिया है, एक बिगनिंग बना दिया है, कुछ उसमें टेंशन क्रिएट कर दिया है, कुछ लाफ्टर क्रिएट कर दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। नाटक इससे कहीं आगे की चीज़ है, कहीं थोड़ा और उसमें बौद्धिक अभ्यास, एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज उसमें होनी चाहिए थी, जो चीज़ पहले भी कम थी और अब तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। तो बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि आप नाटक करने के बाद किससे बात करें, ये एक बड़ी दिक्कत है। ये सारे दुनिया भर में एक प्रैक्टिस है कि नाटक करते हैं, उसके बाद बाहर चाय की दुकान पर बैठ कर के या कॉफ़ी शॉप पे या किसी बार में बैठ कर के 5-7 लोग उस नाटक को उधेड़ते हैं, इंटेलेक्चुअली उधेड़ते हैं, और अच्छा खासा जो है मतलब उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। वो पोस्टमार्टम वाली जो है प्रैक्टिस थिएटर में से ख़त्म हो गई है बिल्कुल भी। तो ये कमी महसूस होती है, लेकिन अब क्या करो, तो कमी जो है होगी, समय के साथ कभी बदलेगा कोई और उस तरीके से। तो मैं यही कह कर के रणवीर सिंह जी की श्रद्धांजलि तो क्या, अपनी जो उनकी कमी महसूस होती है वो व्यक्त कर रहा हूँ कि वो कमी उनके साथ थी जो हमेशा रहेगी। धन्यवाद। एक ये जो शुरुआत की है फेस्टिवल की, मुझे लगता है कि फेस्टिवल के साथ साथ इस तरीके की जो थिएटर के कुछ सेकंड जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी चर्चा का सिलसिला होना चाहिए। कुछ ना कुछ चर्चा का सिलसिला होना चाहिए, चाहे वो 4 आदमी बैठ कर के करें, 10 आदमी बैठ के करें, लेकिन सिलसिला होना चाहिए। तो शायद उससे यंग जनरेशन को और करंट इसको भी, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो थिएटर की ऑडियंस है, ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस पर चर्चा करना चाहते हैं कि भाई साहब आपने ऐसा किया तो क्यों किया। वो क्यों का सवाल उनके दिमाग में तैरता है, और कई बार मैंने देखा है कि चर्चा थिएटर वालों में होती है, लेकिन ऑडियंस आ जाती है, ऑडियंस आके सवाल पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। एक बार एक प्ले को यहाँ इसी रविंद्र मंच में सखाराम माइंडर को ऑडियंस ने बंद करा दिया था, क्योंकि डायरेक्टर के पास ऑडियंस के सवालों का जवाब नहीं था, और ऑडियंस ने सबके सामने कहा आप क्या हमको बेवकूफ़ समझ रहे हैं,
कि कुछ भी दिखा दो और हम देख करके चले जाएंगे, आप सवालों का जवाब दो। और अल्टीमेटली डायरेक्टर को पीठ दिखा करके जाना पड़ा और प्ले बंद हुआ। उसके बाद वो डायरेक्टर ने प्ले नहीं रिपीट किया, क्योंकि उसको अब ऑडियंस के सवालों के जवाब देने थे। मुझे लगता है कि हम अगर ये आज इस रणवीर सिंह जी के इस मेमोरी में जो शुरू कर रहे हैं, अगर हम कुछ इस तरीके की चर्चा ऑडियंस के साथ भी शुरू करें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। मैं इतना ही कह करके धन्यवाद अर्पित करता हूँ, सलामी अर्पित करता हूँ। कृपया नाटक शुरू करें। बहुत धन्यवाद सर। आप ही के सानिध्य में थिएटर रिसर्च इप्टा के सहयोग से हमने 2 बार रणवीर सर मेमोरियल लेक्चर, रणवीर सिंह मेमोरियल लेक्चर के नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हम सर की पुण्यतिथि या सर की जो जन्म तिथि होती है उस पर हम लोग करते हैं। तो पहला जो हमने किया था उस पर सर को ही हमने आमंत्रित किया और नाट्य शास्त्र के ऊपर एक बहुत गंभीर और बहुत विस्तारित चर्चा हमारी रही। और दूसरी बार जो हमने टॉक करी उसके अंदर हमने जो रामप्रकाश थिएटर, जयपुर का जो रामप्रकाश थिएटर है, उसके ऊपर हमने एक विस्तार से चर्चा और उसके एक्सपर्ट और आदरणीय रवि चतुर्वेदी सर को हमने वहां पर आमंत्रित किया। और इंडियन सोसाइटी फॉर थिएटर रिसर्च इप्टा के सहयोग से और सभी संस्थाओं के सहयोग से लगातार ये हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिस के रूप में, थिएटर फेस्टिवल के रूप में सर को याद रखा जाए। और जो सर का दूसरा पक्ष था एकेडमिक्स का, उसके द्वारा भी सर को हम लगातार हमारे साथ में रख सकें, हमारे साथ में, क्योंकि सर हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। सर का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा रहता है। सर मैं आदरणीय संजय विद्रोही जी को नाटक शुरू होने से पहले आमंत्रित करता हूं कि आज के नाटक के निर्देशक श्री अभिषेक मुद्गल जी को पुष्पगुच्छ देकर नाटक की शुरुआत करें। अभिषेक। जयपुर के युवा रंगकर्मी अभिषेक मुद्गल, जिन्होंने अपने काम से एक बहुत बेहतरीन पहचान पूरे राजस्थान और हर जगह बनाई। अभिषेक के बारे में इतना ही कहूँगा कि बहुत जुझारू रूप से राजस्थान में, खासकर जयपुर रंगमंच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं और एकेडमिक क्वालिफाई भी हैं। और मतलब मैं देखता हूँ अभिषेक का रोज काम देखता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे लोग हमें निकल के आना चाहिए, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है लेकिन एकेडमिक की तरफ बहुत कम इंटरेस्ट है। तो मैं तो सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शुरुआत सबके साथ मैंने की, सर के सानिध्य में ही MA किया, सब कुछ किया, ज़्यादा स्टूडेंट सर के साथ निकले हैं, तो उसका एक बेनिफिट हमें मिलता है। उस बेनिफिट का लाभ आपने उठाया है और आपने एक शहर को नाम भी दिया है और बहुत अच्छा रंगमंच कर रहे हो। मेरी तरफ से, एकता की तरफ से, तमाम राजस्थान के रंगमंच की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस हम आगे बढ़ते हैं आज के नाटक की तरफ। आज के नाटक का नाम है महारथी, जिसके लेखक हैं विभांशु वैभव, निर्देशन अभिषेक मुद्गल ने किया है और प्रस्तुति है रंग मस्तानी संस्थान जयपुर। तो आइए देखते हैं नाटक महारथी।
अपने पौरुष बल का प्रदर्शन किया। आज उस महापर्व का आखिरी दिन जब हजारों योद्धाओं को हराकर विजयी हुए भारती का सम्मान किया जाएगा, मैं राजगुरु आचार्य द्रोणाचार्य, हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पुरुष पितामह भीष्म तथा पालक धृतराष्ट्र के सौजन्य से इस रंगशाला में योद्धाओं के सम्मान दिवस की घोषणा करता हूं। अद्भुत, असंभव, संसार के सब चराचर जीव अजीब सुने। मैं राजगुरु द्रोण ब्रह्मांड के जनक बालक विनाशक को नमन कर अग्नि जल वायु को साक्षी मानकर पांडुपुत्र अर्जुन को त्रिकाल में त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करता हूं। ठहरो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं अर्जुन। ठहरो। इस राज रंगशाला में तुम्हारा स्वागत है कभी कुछ। निसंदेह तुम्हारा प्रदर्शन देखकर मैं अचंभित हूं। शायद इस सबसे ज्यादा सही शब्द मुझे बेहद आश्चर्य है कि इतना अच्छा धनुर्धर अभी तक छिपा कैसे रहा। पुरुषार्थ के इस महापर्व में तुम्हारी चुनौती का स्वागत है। बेशक क्षमता के आधार पर सभी को पौरुष प्रकट करने का यह समान अधिकार है और इसीलिए अर्जुन को तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। परंतु धर्म शास्त्र धर्म नीति के अनुसार हर योद्धा को प्रतिस्पर्धा से पहले अपना परिचय देना पड़ता है और समूचे संसार में ऐसा कोई नहीं जो अर्जुन को न जानता। तब तुम्हें अपना परिचय देना। बताओ, इस महान वंश के वंशधर हो, इस दिव्य मां का सौभाग्य हो। आखिर पिता का कोई नाम होगा या सारथी पुत्र कर्ण हूं। सारथी पुत्र यानी शूद्र पुत्र, या सीधे सीधे कहें तो एक नीच जाति का छोटा मनुष्य। वाकई एक शूद्र का क्षत्रिय को चुनौती देना कितना अच्छा विचार है। परंतु इस राज्यसभा में मैं सभी विद्वानों से पूछना चाहूंगा कि इन्हें यह अधिकार दिया कब गया। लगता है वो शूद्र पालक होंगे। अब ब्राह्मण और क्षत्रिय इन सूतों की थाल में भोजन करेंगे, क्योंकि इस चुनौती को देखकर तो ऐसा ही लगता। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी इच्छा से। अपनी इच्छाओं पर काबू रखना सीख मूर्ख लड़के। अपना रणबल अपने किसी गांव के अखाड़े में जाकर दिखा, काफी मुद्राएं कमा लेगा। जा, चला जा। जा। ये सब क्या हो रहा है? एक योद्धा का अपमान करके आपने ठीक नहीं किया गुरुदेव। चुप रहो दुर्योधन। मैं चुप नहीं रहूंगा और मेरे चुप हो जाने से ये सब बदल तो नहीं जाएगा जो आचार्य ने इस वीर के साथ किया है। मूर्खता मत करो दुर्योधन, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार है। अगर कोई गुरु गलत करे तो शिष्य को पूरा अधिकार है कि उस भूल को इंगित करे। वो हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि इनका किया गया हर बुरा काम अच्छा मान लिया जाए केवल इसलिए कि हमारे गुरु हैं, हमसे बड़े हैं? मैं पूछता हूं, ये संसार को नैतिकता की शिक्षा देते हैं तो ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? ईर्ष्या ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है दुर्योधन। ईर्ष्या? ईर्ष्या यहाँ किसे और किससे है? सबके सामने है। जब महारथी पर्व का आधार पौरुष बल है तो ये जाति कुजाति का प्रश्न कहां से आ गया? और अर्जुन ने तो चुनौती स्वीकार भी कर ली थी, फिर आपने ये षड्यंत्र क्यों किया? दुर्योधन, चीख चिल्लाकर मेरी बात को खत्म मत करिए गुरुदेव। है आपके पास इन सवालों का जवाब? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो एक नीच जाति का आदमी है? वीर की जाति सिर्फ वीरता होती है और कुछ नहीं। मगर राजवंश को चुनौती देने का उसे कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये राजवंश नहीं है। अगर राजवंश को चुनौती देने का अधिकार इसे नहीं है तो ठीक है, मैं
दुर्योधन समस्त प्रजाजनों और राज्यसभा के सामने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। राजा हो जाने से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता। तो फिर कैसे होता है? जन्म से। जन्म की बात तो आप मत करिए गुरुदेव। अगर जन्म क्षत्रियता निर्धारित करता तो इस सभा में उपस्थित कई लोग क्षत्रिय न होते। क्यों अर्जुन, मेरा तर्क ठीक है ना? मैं महाराज धृतराष्ट्र से कर्ण के लिए न्याय मांगता हूं कि वो जाति कुजाति का भेद ना करके इस वीर को अवसर दे, ताकि वो साबित कर सके कि त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन नहीं बल्कि वो स्वयं है। ये नहीं हो सकता। मैं न्याय आपसे मांग रहा हूं महाराज। महाराज को भी धर्मशास्त्र बदलने का कोई अधिकार नहीं। कर्ण की चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जग मानी बात है कि कर्ण एक शूद्र है और अर्जुन एक क्षत्रिय। तो मत कहिए कि अर्जुन त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। हाँ, क्षत्रियों में हो सकता है, लेकिन इस पर भी प्रशंसित सदैव लगा रहेगा। क्यों अर्जुन, तुम अपने आप को साबित नहीं करना चाहोगे कि तुम त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो? अगर हो तो आगे बढ़ो और इस चुनौती को स्वीकार करो। ये एक शूद्र है और मैं हूं अर्जुन, पांडु पुत्र अर्जुन, गुरुद्रोण का सर्वोत्तम शिष्य और संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। ये है मेरा परिचय। दूंगा, एक दिन तुझे अपना परिचय अवश्य दूंगा। आज से, अब से, इसी ईश्वर से उस घड़ी का इंतजार कर अर्जुन। एक दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। तरबूजे में गिरे या तरबूजा छुरी पर, घटना तो तरबूजे को ही है। और इस विषय में लोगों के अकेले होना स्वाभाविक है। और इतना तो तुम भी जानते हो कि कर्ण एक सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य अब मेरी मुट्ठी में है। और देखना, इसका उपयोग मैं पांडवों के विरुद्ध
होते अर्जुन को चुनौती देने वाले को विकलांग बना देते। एकलव्य को तुम भूल गए और एक अंगराज्य देकर मैंने उसका उपयोग किया है, और ऐसी उपयोगिता के लिए मैं एक क्या हजारों अंगराज्यों ने छोड़ कर दूंगा। किसी भी तरह इन पांडवों का कांटा निकाल फेंकना है। मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं भीम का वो प्रहार, चांडालों की तरह उसका गदा युद्ध में टूट पड़ना, अर्जुन का हाथ जोड़ के सर पे चढ़कर सुलगना। वह रह रहता मुझे क्या शंका देती है, तो उसने आज्ञा के अनुसार कार्य न किया तो? एक ही सवाल कितनी बार घुमा फिरा कर रहे हो? बस करो। चलो अच्छा है, मेरे इस निर्णय से तुम्हें तर्क करना तो आया। और हाँ, यदि उसने मेरा कहा न किया ना, तो वो अपने आप में ही जलकर राख हो जाएगा। उसके सामर्थ्य की छटपटाहट उसे छीने नहीं देगी। तुमने देखा नहीं, अर्जुन को चुनौती देते समय वो आराम किसी धड़कती हुई उसकी आंखें, अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा का भाव उसमें जागा है, देखना उसके बलबूते पर वो क्या क्या कर गुजरेगा। और कौन है वहाँ? शायद रोशन है। बुलाना उसे। पांडवों की धर्म की आराधना के लिए मानवत जाना है, और उनके निवास के लिए रोशन को ही प्रबंध करना होगा। क्या हुआ? क्या बात है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। ये दिन रात की बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। कहा ना कुछ नहीं। आज राज्यसभा में कुछ हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? कर्ण, तुमसे बात कर रही हूँ। सुन रहा हूं। मुझे माफ करना वैशाली। मैं क्या करूं वैशाली? कई दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत व्याकुल हो। क्या हुआ है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अपनी पत्नी से नहीं छिपाओगे? मैं सो नहीं पा रहा। पिछली कई रातों से जब थककर आंखें मूंदता हूं तो मुझे दर्द बोसते हैं। विचार, ताने, प्रताड़नाएं सब घेर लेते हैं, दबाते हैं, मसाते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं। मैं क्या करूं वैशाली? कर्ण, सब कुछ बहुत घिनौना है, बहुत ही घिनौना। पीले मवाद के समुद्र सा वो मेरी तरफ बढ़ता है। पिघला लाख मेरी धमनियों में जम मुझे जड़ कर देता है। मैं हिल भी नहीं पाता हूं। मुझे बचा लो वैशाली, मैं पागल हो जाऊंगा। कर्ण, मेरा अपराध क्या है? कौन कहता है तुम अपराधी? तो फिर मुझे ही क्यों कचोटती है वो बात? कौन सी बात? उस दिन अर्जुन का कंधा थाम कितने आत्मविश्वास से कहा था कि एक दिन तुझे अपना संपूर्ण परिचय दूंगा। तुम ही बताओ, क्या बता पाऊंगा उसे कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वो नहीं बल्कि मैं हूं? किसी को ना हरा पाना तो पराजय नहीं। जीत भी फिर भी इसी की हुई। संसार के लिए अभी भी वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, मैं नहीं। मृतकों के प्रति द्वेष नहीं रखते कर्ण। द्वेष रखता तो चाहता कि वो मर जाए, परंतु मैंने कब चाहा कि वो अपने चारों भाइयों के साथ लाक्षागृह में जलकर खत्म हो जाए। जिस दिन से ये सोचना मेरी है, उसी दिन से ये बात मेरे मन को खाए जा रही है कि जिसने भरी सभा में शूद्र कहकर मुझे अपमानित किया, उसकी मृत्यु से पहले उसके मुख से ये न कहलवा सका कि कर्ण तुम श्रेष्ठतम हो। इसमें अपराधी तुम तो नहीं। पर लोग तो यही कहते होंगे, क्या वो गुपचुप नहीं कहते होंगे कि दुर्योधन का ऋणी कर्ण भी षड्यंत्र में शामिल था? लोगों के कहने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा। फिर मुझे क्यों कचोटती है वो बात, जबकि गलत दुर्योधन ने किया? कभी कभी लगता है कि तुम्हें समझ ही नहीं पाती हूँ कर्ण। इतना
इतना सब हो जाने के बाद भी दुर्योधन को तुम मन से अपना मित्र ही मानते हो। हाँ, मानता हूं और मानता रहूंगा, क्योंकि जब सब लोग मुझ पर ताने कस रहे थे तब उसी ने मुझे सहारा दिया था। क्या इसमें उसका स्वार्थ नहीं था? क्या वो नहीं चाहता था कि पांडव अपमानित हो? हाँ, उसका स्वार्थ था, मगर भले ही अपने स्वार्थ के लिए, परंतु उसने पक्ष मेरा लिया था, न कि उन दुर्बल भयभीत स्थापित पांडवों का। अक्षम होने के कारण पांडव अपमानित होते, परंतु मैं तो सक्षम होने के बाद भी हुआ। ऊंचे वर्ग की स्थापना को ठेस न पहुंचे, इसलिए मुझे, मेरे पिता, मेरी माता और मेरे वंश को घृणा की दृष्टि से देखा गया। मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं पाया था कर्ण। मैंने भी नहीं। हम सूत है, छोटी जाति के हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं। पहले ये सब परेशान नहीं करता था, लेकिन उस दिन लगा कि द्रोण ने समस्त हस्तिनापुर के सामने मेरे वस्त्र उतार मुझे नंगा खड़ा कर दिया हो। इच्छा हुई थी कि पूछो द्रोण से, क्या जन्म पर किसी का बस है? क्या माता पिता को चुनने का अधिकार विधाता ने किसी को दिया है? क्या उनके शास्त्रों में कर्म शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या करूं? अच्छा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? पूछो। तुम्हें इस बात का दुख नहीं होता कि तुम्हारा पति एक शूद्र है? तुम्हें होता है, तुम्हारी पत्नी एक शूद्र है। बात वो नहीं है। फिर क्या है कर्ण? ये हीनता कैसी? हीनता नहीं, क्रोध है। अपने सूत होने पर? नहीं, सूत होने के कानून अधिकारों के न मिलने का जिनका मैं हकदार हूं। मैंने तो जैसे तैसे सहन कर लिया, पर क्या हमारा पुत्र सुदामन सहन कर पाएगा? क्या ये लोग उसे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? सुदामन अंग नरेश का पुत्र है, उन्हें उसे स्वीकार करना ही होगा। मैं अंग नरेश हूं, क्या मुझे स्वीकार किया? आज भी हस्तिनापुर की राज्यसभा में मेरे प्रवेश करते ही पितामह की भ्रुकुटियां कट जाती है। वो कभी मान ही नहीं सकते कि घोड़े की लीद साफ करने वाला एक शासक भी हो सकता है। मैं कहता हूं कि शासक होने पर ही सम्मान क्यों? घोड़े की लीद साफ करना भी एक काम है, और ये भी तो किसी को करना है। तो फिर इस काम को करने वाले लोग ही नीच क्यों समझे जाएं? राजा अगर शासन न करे तो शासन व्यवस्था ठप हो जाती है। ब्राह्मण यदि अध्यापन न करे तो शिक्षा व्यवस्था ठप हो जाती है। वैश्य यदि व्यापार न करे तो व्यापार व्यवस्था ठप हो जाती है। इसी प्रकार के यदि शूद्र मल न उठाए तो क्या जन व्यवस्था ठप नहीं होती? तो फिर दमन तुम्हारा और मेरा ही क्यों? और क्यों ये दमन चक्र अनंत काल तक हमारे वंशों पर चलता रहे? मेरे पास सिर्फ सवाल है, जवाब कुछ भी नहीं, और शायद हो भी नहीं सकते। खैर, तुम एक बात बताना भूल गए। कल सूर्यांजलि के पश्चात चला जाऊंगा और पुत्र सुदामन मेरे साथ जाएगा। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, पांचाल। पांचाल? दुर्योधन के साथ द्रौपदी स्वयंवर में मित्र बनकर जा रहा है। दुर्योधन द्रौपदी का वर्णन करना चाहता है। मुस्कुराए, सोचा था मैं ईर्ष्या कर बैठूंगी। स्त्रियों की बात मैं क्या जानूं? मगर मैं अपने पुरुष को जानती हूँ। बस इसी बात का संतोष है कि संसार में कोई है जो मुझे जानता है, समझता है। अचानक सुदामन को अपने साथ ले जाने की क्या सोची? जब से अंग नरेश हुआ अपने पुत्र को समय ही नहीं दे पाया। वो भी मेरे बिना अकेला महसूस करता होगा। हाँ, वो सचमुच बहुत अकेला है। अकेला? मेरा पुत्र सुदामन मेरे रहते कभी अकेला नहीं हो सकता, कभी नहीं।
क्या कोई भी नहीं जिसके गले में मेरी पुत्री वरमाला डाल सके? मैं जानना चाहता हूं इस सभा में एक भी योद्धा मौजूद है कि नहीं? क्या एक भी अपने क्रोध और दुख के क्रोध से इस सभा को अपमानित मत कीजिए। दूसरों के पुरुषार्थ पर उंगली मत उठाइए। इस सभा में अभी पुरुष मौजूद है। ठहरो ब्राह्मण, तुमने ठीक कहा। इस सभा में पुरुष मौजूद है और राजपुरुष भी मौजूद है। सचमुच ऐसा है क्या दुर्योधन? हाँ द्वारकाधीश। कहाँ है? यही इसी सभा में। तो फिर वो बढ़ता क्यों नहीं? उठो कर्ण। दुर्योधन, तुम मेरे मित्र हो, मेरे अभिन्न हो। क्या मेरा मित्र मेरा साथ नहीं देगा? अन्याय है। मैं इस विवाह को मान्यता नहीं देता। तुम मानो या ना मानो, लेकिन संसार मानता है। और ना केवल मानता बल्कि जानता भी कि एक नीच केवल नीच होता है। सुदामन! 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 सुनो राक्षस सुन! जिस तरह तूने मेरे अबोध बेटे की निर्मम हत्या की है, उसी तरह एक दिन मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज तक तेरा मेरा श्रेष्ठता का द्वेष था, लेकिन आज से तेरा मरण ही मेरा उद्देश्य होगा। मैं अपने पुत्र सुदामन के रक्त की सौगंध खाकर कहता हूं, अगर इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अटल है तो सुन, इस सारथी पुत्र की प्रतिज्ञा सुन। आज से यह युद्ध आरंभ हुआ जो तेरे मेरे बीच लड़ा जाएगा। अगर हम दोनों जीवित बचे तो इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी। अर्जुन सुन, युद्ध आरंभ हुआ और यह आरंभ है तेरे हाथ का। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो? प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है दुर्योधन, प्रश्न न्याय का है। वही तो, जो आपकी नजर में न्याय है वो मेरे लिए अन्याय भी हो सकता है। परंतु न्याय का आधार व्यक्तिगत कारण नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं द्वारकाधीश? फिर जो हितकारी होगा वही न्याय होगा। वही तो मैं भी कह रहा हूं, जो उनका हित है वो मेरा हित।
और जो मेरा हित है वो उनका हित। दोनों ही परिस्थितियों में निर्णय अलग अलग होंगे। तो आप किस निर्णय को न्याय मानेंगे? दुर्योधन बार बार घूमकर उसी जगह पर वापस आ रहे हैं। समझने की चेष्टा करो। तुम्हारे या उनके हित से बड़ा समाज का हित होगा। और न्याय का आधार हस्तिनापुर के प्रजाजनों का हित होगा, ना कि तुम्हारा या उनका। इतना पूछने की दृष्टता अवश्य करूं कि हस्तिनापुर की प्रजा का हित द्वार का नरेश या हस्तिनापुर से अलग हुए पांडव कैसे तय करेंगे? हित तो पालक तय करता है और हस्तिनापुर की प्रजा का पालक मैं हूं। हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन। अच्छा, मुझे तो आज तक ऐसा लगता था कि ये सौभाग्य महाराज धृतराष्ट्र को मिला हुआ है। मगर इतना समझ लीजिए, जो मेरे पिता का सौभाग्य है वही मेरा सौभाग्य, और ये सौभाग्य सिर्फ मेरा होगा, न कि तथाकथित पांडु पुत्रों का। ना जाने मैं भी क्यों तुमसे बहस कर रहा हूं, जबकि ये सारी बातें तो महाराज को तय करनी है। महाराज, आप अच्छी तरह से सोच विचार करके निर्णय लें और पांडवों को निश्चिंतता प्रदान करें कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो कृष्ण, मगर दुर्योधन भी निश्चिंत होना चाहता है कि उसके साथ अन्याय ना हो। इसमें अन्याय का सवाल ही कहां पैदा होता है महाराज? राज्य तो पहले ही बढ़ चुका था। पांडवों को उनके वनवास के बाद आधा राज्य मिलने की जो शर्त थी वो पूरी हुई। अब तो उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। राज्य बटा था, लेकिन अब एक है, और नैतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो राज्य को दोबारा नहीं बांटा जाना चाहिए ताकि उसकी शक्ति कम ना हो। नैतिकता की बात कर रहे हो? याद करो, तुम्ही ने कहा था 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडव अपना राज्य पाल सकेंगे। अब उनका वनवास भी पूरा हुआ और अज्ञातवास भी। अब तुम्हारी नैतिकता ये कहती है कि अपनी ही बात से मुकर जाओ। वनवास मानता हूं कि पूरा हुआ, लेकिन अज्ञातवास नहीं। मगर तुम्हारी राज्यसभा के आचार्यों का इस बात पर तुमसे मतभेद है। राजाओं का उसके कर्मचारियों से मतभेद होना संभव नहीं। गणनाएं भी तुम्हारा साथ नहीं देती। गणित तोड़ा मरोड़ा भी जा सकता है, यही बात तुम पर लागू हो रही है, मगर साबित नहीं होती। और एक शंका के आधार पर मैं अपना आधा राज्य उन निर्बल अक्षम पांडवों के हाथ में नहीं जाने दूंगा, जिनके अंदर इतना भी मादा नहीं था कि वो खुद आते बात कर रहे। आपको भेज दिया पैरवी के लिए। क्या सोचा था घबरा कर दब जाऊंगा? जाइए, जाकर उनका ये भ्रम भी दूर कर दीजिए। मैं आधा राज्य किसी भी हालत में नहीं देने वाला। आप सभी का भी यही मत है? लगता है यहाँ किसी और के मत का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, समझौता अब भी हो सकता है। यदि दुर्योधन आधा राज्य ना देने पर अड़ा हुआ है, तो मेरा प्रस्ताव है कि पांडवों को केवल 5 गांव दिए जाए। मैं समझौता वाले नहीं हूं। मैं 5 गांव तो क्या, उन्हें सुई की नोक की बराबर भी जमीन न दूं। उम्र की नादानी तुम पर काफी झलकती है, परंतु ये राज्य के निर्णय है, बिना सोचे विचारे नहीं लिया करते। अच्छी तरह से सोच विचार करके निर्णय लो। अगर मैं सोचना ही ना चाहूं तो फिर युद्ध के विचार को नहीं नकारा जा सकता है। इस धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। धमकी नहीं दे रहा हूं, समझा रहा हूं। भविष्य के गर्भ में जो छिपा है वो तुम नहीं जानते हो। कोई नहीं जानता, यहां तक कि आप भी नहीं। अनुभव यही अंतर पैदा करता है। भविष्य को देखा नहीं जा सकता, परंतु उसका आभास होता है जो तुम्हें नहीं होता। क्या आभास दिलाता है आपको भविष्य? यदि तुम ना माने तो युद्ध होगा। और युद्ध में क्या होगा? वो 5 भाई मिलकर हम 100 भाइयों को परास्त कर देंगे। असंभव नहीं है। ये खेल किसके साथ खेल रहे हो? जाइए, जाकर किसी और को समझाइएगा। मेरे पास शक्ति है, अजय योद्धा है, विराट सैनिक समूह है, जिसके सामने महासमुंदर भी छोटा जान पड़ता है। अवैध शस्त्र है, जिनकी प्रचंडता से समूचा ब्रह्मांड कांपता है। ये सब है मेरे पास। उन भिक्षु पांडवों के पास क्या है? उनके पास मैं हूं दुर्योधन। तुम क्या हो?
दुर्योधन के द्वार पर खड़ा होकर अपने प्रियजन पांडवों के लिए आधे राज्य की भिक्षा मांग रहा है, और वो भी ना मिलने पर चतुर व्यापारी की तरह 5 गांव का मोल तोल कर रहा है, और कुछ भी ना मिलने पर युद्ध की खोखली धमकियां दे रहा है। तुम्हें दीमक खाए पास से ज्यादा कुछ नहीं हो दुर्योधन। मैं अब तक तेरी हर गलती को ये सोचकर माफ करता रहा कि तू बच्चा है, नादान है, अबोध है और मूर्ख है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू बच्चा नहीं बल्कि एक कृतज्ञ, दुराचारी और दंभी मनुष्य है, जो सत्ता के मद में यह भी भूल गया कि उसे मनुष्य बनाया किसने। तूने मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं पहचाना, तो आज अपनी आंखें खोल दुर्योधन और मुझे जान। मैं वो हूं जिसके प्रेम के लिए पूरा संसार तरसता है, जिसके क्रोध से समस्त ब्रह्मांड कांपता है। मैं जन्म हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं अनादि हूं, मैं था, मैं हूं, मैं सदैव रहूंगा। बस मेरे रूप बदलते रहेंगे, मगर याद रख दुर्योधन, मैं ही सदैव तेरे काल का मूल रहूंगा। मुझे शब्दों से डराने की कोशिश मत करिए। ठीक है दुर्योधन, अब तेरी यही इच्छा है तो सुन। हस्तिनापुर की इस राज्यसभा में मैं महायुद्ध की घोषणा करता हूं। कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जाने वाला ये युद्ध कुरुक्षेत्र की जमीन पर लड़ा जाएगा। ये धर्म युद्ध होगा, मगर इसके परिणाम इतने विभत्स होंगे जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रलय की हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को मत डालेगी, मगर उसमें अमृत नहीं होगा। मिलेगा तो केवल काला कसेला बदबूदार विष। चारों दिशाएं इस विष में फंस गलते हुए लोगों की चीखों से थर्राएंगी। जीवन देने वाले हाथों से मृत्युदान होगा, और मृत्यु भी कैसी, घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपने शरीर को नमक के ढेर में पड़ी चौक की तरह गलते देख मृत्यु की कामना करेंगे। पर मृत्यु सिर्फ भाग्यवानों को नसीब होगी। दमन की पिपासा झलकेगी, आदमी आदमी ना रहकर नरपशु हो जाएगा। वो नरपशु जो सिर्फ इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। ये वो समय होगा दुर्योधन, जब सुरा की जगह संबंधियों और मित्रों का रक्तपात होगा। सारे सिद्धांत धराशायी होंगे, काल अकाल बनकर छाएगा आतंक। दुर्योधन, आतंक छाएगा। फिर सब खत्म होगा, बचेगा तो केवल डरावना सन्नाटा और लाशों की सड़ांध। हाँ,